दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए वृद्धि और विकास की संकल्पना। वृद्धि और विकास की संकल्पना में देखिए जीवन के विभिन्न आयु स्तर पर पुरानी विशेषताएं लुप्त होती रहती हैं और नवीन गुणों का प्रादुर्भाव होता रहता है। प्राणी के भीतर व बाहर होने वाले परिवर्तन उसके जीवित और सक्रिय बने रहने के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं शारीरिक व मानसिक परिवर्तन गुणों तथा विशेषताओं की नियमित व क्रमिक गति एवं उत्पत्ति को ही विकास कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक व मानसिक परिवर्तन गुणों तथा विशेषताओं की नियमित व क्रमिक गति एवं उत्पत्ति को हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। ठीक है। प्रत्येक प्राणी के जीवन का वास्तविक जो प्रारंभ है वो जन्म से को मतलब गर्भाधान के समय ही हो जाता है। शिशु जन्म तो विकास क्रम में गठित होने वाला एक स्वाभाविक परिवर्तन है जिसके द्वारा शिशु माता के गर्भ के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाहरी वातावरण के किया जाता है संपर्क में आता है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है। जो विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलती रहती है दोस्तों। ठीक है। सामान्य भाषा में वृद्धि और विकास शब्दों का प्रयोग प्राय एक ही अभिप्राय के लिए किया जाता है, जबकि वास्तव में ये दोनों शब्द क्या है, अलग अलग महत्व और अर्थ वाले हैं दोस्तों। कैसे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए। वृद्धि एवं विकास में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से समझिए। देखिए वृद्धि ग्रोथ, विकास डेवलपमेंट। अब वृद्धि क्या है, देखिए वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना भी वृद्धि कहलाता है। जैसे कि ये छुटकू सा है, ठीक है, ये छुटकू है, अभी 2 साल का है। ठीक है। अभी ये कुछ दिनों इसमें 2 साल और जोड़ देंगे, ये 4 साल का हो गया, तो ये लंबा हो गया कि नहीं। इसकी आँखों में बढ़ गए, इसका चेहरा का सब चीज़ बदल गया मतलब। तो इसमें क्या हुई दोस्तों, इसमें विकास नहीं, इसमें वृद्धि हो गई। ठीक है। वृद्धि को हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए वृद्धि शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करती है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में प्रारंभ होती है। इस बात को नोट कर लेना, किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में प्रारंभ होती है। अब विकास से आप याद रखना पुरुष, ठीक है, पुरुष याद रखो। वृद्धि से मतलब आप स्त्री याद कर सकते हैं। ठीक है। तो विकास पहले और वृद्धि बाद में। विकास ज़्यादातर लड़कों का होता है, लड़कियाँ पीछे रह जाती हैं ना, तो ऐसे आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तनों का आधार केवल शारीरिक एवं रचनात्मक ही होता है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। तो जो वृद्धि है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, जो वृद्धि है गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है और लगभग 20 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। 20 से 22 वर्ष के हो गए हम लोग, फिर हम लोगों की जो लंबाई है फिर नहीं बढ़ती। अगर लंबाई बढ़ती रहेगी तो वो हम 100 साल के, 80 साल के, 50 साल के, तो फिर हम आसमान छूने लगेंगे ना, ऐसे कहते थे कि नहीं। कोई इंसान है अभी 15 साल का, 20 और 5 साल हो बढ़ गया, तो कोई अचानक से देखता, अरे तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया, आसमान छू रहा है, ऐसे बोलते थे कि नहीं। तो व्यक्ति जो है लंबाई है वो हमारी कब तक बढ़ेगी, उसकी भी कोई एक लिमिट होती है ना। तो इसमें बता रहा है लगभग 20 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है हमारा वृद्धि, मतलब लंबाई वगैरह ये सब। अब वृद्धि केवल परिपक्वावस्था तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। तो वृद्धि है जो वो मतलब उसकी लिमिट है, लेकिन विकास हमेशा चलता रहता है, हमेशा जोड़ता रहता है। ठीक है। ऐसे बस आपको याद रखना है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास। ठीक है। अब थोड़ा सा इधर देखेंगे, विकास के बारे में अच्छे से डिटेल से समझेंगे। विकास जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक अविराम गति से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि से ही संबंधित नहीं, वरन इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन आते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन का आधार केवल शारीरिक व रचनात्मक ही होता है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है। अब विकास की विभिन्न अवस्था हैं, इसे देखिए। विकास क्रम एक लंबी एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया, वही उसका स्वरूप एवं अर्थ परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये समझिए, विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये अवस्था इस प्रकार से, यहाँ पर आप लिखिए रोस, एक वैज्ञानिक ये रोस और एक वैज्ञानिक ये सेले। क्या है, रोस और सेले। अब रोस ने क्या कहा, देखिए इसने ना सबसे पहले शेष अवस्था वो 1 से लेकर 3 वर्ष तक का बताया है। तो रोस साहिब ने क्या बताया, रोस ने बताया है कि जो शेष अवस्था है वो 1 से लेकर कितनी वर्ष तक, 3 वर्ष तक है। 1 से लेकर 3 वर्ष तक चलिए, कौन सी, शेष अवस्था। ठीक है। और सेले साहब ने क्या बताया, सेले शेष अवस्था बताई 1 से लेकर 5 वर्ष तक, 1 से लेकर 5 वर्ष तक आपकी सेले ने अवस्था बताई है। ठीक है। अब जो रोस है, रोस ने पूर्व बाल अवस्था है, शेष अवस्था के बाद आती है पूर्व बाल अवस्था, इसे ना 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक बताया है रोस ने। और सेले ने बाल अवस्था, डायरेक्ट बाल अवस्था पर आ गया, और ये 5 से लेकर 12 वर्ष तक इन्होंने सेले ने बताया है। तो रोस की इंपॉर्टेंट है, रोस की याद रखना है कि शेष अवस्था 1 से लेकर 3 वर्ष, पूर्व बाल अवस्था 3 से लेकर 6 वर्ष। ठीक है। और जो रोज थे उन्होंने उत्तर बाल अवस्था 6 से लेकर 12 वर्ष, 6 से लेकर 12 वर्ष, 6 से लेकर 12 वर्ष।
किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष। और जो आपके सेले थे उन्होंने किशोरावस्था 12 से लेकर 18 बताई है, ठीक है। तो जो आपके रोज इन्होंने 4 अवस्था बताई हैं, कितनी 4 अवस्था बताई हैं, कौन कौन सी, देखिए मन में पढ़ते चलना, शेष अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था और किशोर अवस्था, ठीक है, ये उनकी हो गई। और जो सेले हैं शेष अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था, इन्होंने 3 बताई हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर बाल अवस्था, इसकी अवधि याद रखना 6 से 12 वर्ष है। देखिए हरलोक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या बताया, बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलोक के द्वारा किया गया विभाजन सर्वसम्मति से मान्यता प्राप्त माना गया। यह बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। तो हरलोक किससे संबंधित है, बाल विकास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। तो यहाँ पर देखिए गर्भाधान से जन्म तक, शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह, जन्म से कितना 2 सप्ताह तक, और बचपन अवस्था 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल अवस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, पूर्व बाल अवस्था बताइए। उत्तर बाल अवस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वय संधि 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष तक, पूर्व किशोर अवस्था 13 से 17 वर्ष, उत्तर किशोर अवस्था 18 से 21 वर्ष तक, ठीक है। और प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष, और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद से, ठीक है, 60 वर्ष के बाद आपकी वृद्धावस्था चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे याद रखना। अब देखिए वैज्ञानिकों ने गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक की अवस्था को कुछ निश्चित अवस्था में भी विभक्त किया है। आगे थोड़ा समझो विकास के सिद्धांत एवं आयाम। विकास एक निश्चित प्रतिरूप है, प्राणी का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। तो प्राणी का जो शारीरिक जो विकास है वो कितनी दिशाओं में, 2 दिशाओं में। पहला है मस्तकाधोमुखी दिशा, ठीक है, और दूसरा है निकट दूर दिशा। पहला है मस्तकाधोमुखी दिशा और सेकंड है निकट दूर दिशा, ठीक है। तो हम देखेंगे मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की, ये मस्तका देखिए ये क्या है, आप सिर से पैर की दिशा में होता है। गूढ़ अवस्था में पहले सिर का, गूढ़ अवस्था में क्या होता है, गूढ़ अवस्था में पहले सिर का, बाद में धड़ तथा निचले भाग का विकास होता है। तो गूढ़ में सबसे पहले किसका विकास होगा, सिर का, उसके बाद धड़ का, निचले भाग का विकास होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। क्रियात्मक विकास में भी जन्मोपरांत पहले शिशु के सिर, मुख तथा गर्दन की क्रियाएं विकसित होती हैं तथा बाद में धड़ और अंत में पैरों की क्रिया। यदि बालक को पेट के बल जमीन पर लिटाया जाए तो सर्वप्रथम वह अपने सिर, मुख व गर्दन को ऊपर उठाता है। सबसे पहले क्या उठाता है, सिर उठाता है, फिर मुख उठाता है, फिर गर्दन उठाता है बालक। कुछ दिनों बाद बालक धड़ तथा पेट को भी उठाने लगता है। उसके बाद क्रम में बैठने, खड़े होने, चलने, दौड़ने, उछलने, कूदने की प्रक्रिया शुरू कर देता है बालक, ठीक है। इसी कारण उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि शिशु का सबसे पहले सिर, उसके बाद धड़, उसके बाद पैर की ओर विकास होता है, ठीक है। वृद्धि, अब थोड़ा सा देखें हम बाल विशेषज्ञों के मतलब साथ विकास का यह क्रम केवल सहायक अंगों पर भी लागू नहीं होता, बल्कि यहाँ पर समझेंगे विशेषज्ञों के अनुसार नवजात शिशु में संवेदना का विकास पहले शरीर के ऊपरी भागों में तथा बाद में नीचे भागों में होता है, पहले ऊपर से नीचे, ठीक है। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निकट दूरी विकास का मैंने बताया सेकंड कौन सा है, निकट दूरी विकास का शारीरिक विकास केंद्रीय भागों से होना शुरू होता है। शारीरिक जो विकास है वो केंद्रीय भागों से होना शुरू होता है, बाद में केंद्र के दूर भागों में होने लगता है। उदाहरण, पेट व धड़ के अंगों में क्रियाशीलता जल्दी होने लगती है, बल्कि पेट के अंदर की क्रियाएं तो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार कंधों तथा हाथों की क्रिया व नियंत्रण पहले विकसित, जबकि अंगुलियों की क्रिया देर से विकसित होती है। जैसे शिशु अपने हाथ को आसानी से ऊपर उठा लेता है किंतु वस्तु को आसानी से पकड़ नहीं पाता। अतः निकट दूर के विकास क्रम में सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले अंगों का विकास पहले होता है तथा सुषुम्ना नाड़ी के दूर वाले अंगों का विकास बाद में होता है। इसको निकट दूर विकास क्रम बताते हैं, ठीक है। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। सामान्य रूप से देखने पर लगता है कि बालक का विकास निरंतर नहीं रहा, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। गर्भावस्था में संपूर्ण जीवन पर्यंत विकास अविरल गति से होता है। विकास कैसे होता है, अविरल गति से होता है। शिशु में कोई भी शारीरिक तथा मानसिक विकास अचानक प्रकट नहीं होता, बल्कि इनका प्रारंभ गर्भाधान के तुरंत बाद से ही होता है। बालक के दूध के दांत निकलते देखकर ऐसा लगता है मानो ये एकाएक ही निकले आए हों, किंतु वास्तव में इनकी निकलने की क्रिया की नींव गर्भावस्था के 5वें महीने में पड़ जाता है। तो जो बालक में जो क्या कहते हैं जो दांत हैं वो निकलने की जो प्रक्रिया गर्भ में ही शुरू हो जाती है। जैसे 5 महीने का बच्चा होता है अंदर पेट में, तो तभी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बाद में ये दांत पूरी तरह से परिपक्व होकर 5 से 6 महीने बाद मसूड़े के बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा समझेंगे विकास की गति तीव्र व मंद दोनों प्रकार की होती है। विकास किसी प्राणी में एक समान गति से संबंध नहीं होता, वरन उसमें निरंतर उतार चढ़ाव होता है। गर्भाधान से किशोरावस्था में विकास अवस्था की गति तीव्र होती है तथा उसके बाद क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। किशोरावस्था के बाद क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है। विकास के विभिन्न स्वरूप
परस्पर संबंधित होते हैं। विकास क्रम में विभिन्न स्वरूपों में परस्पर संबंध होता है। किसी एक क्षेत्र में विकास होने वाला विकास के दूसरे क्षेत्र में निश्चित रूप से संबंध रखता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखेंगे। जिन बालकों का शारीरिक विकास शीघ्र हो जाता है उनमें संवेग, सामाजिकता, क्रियात्मक क्षमता, बुद्धि आदि का विकास भी क्या होता है, शीघ्र होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे। ये हो गया, देखिए थोड़ा सा इधर देखते हैं। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास क्या है, एक अविराम प्रक्रिया है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है और आज के जीवन काल में निरंतर चलती रहती है। ये अलग अलग बात है कि विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति तीव्र तथा मंद भी होती रहती है। तो इस बात को याद रखना। विकास के विभिन्न क्षेत्र देखिए, विकास के कई क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे कि शारीरिक, क्रियात्मक, संवादात्मक होता है, संवेदात्मक होता है, सामाजिक, मानसिक, ये सब विकास के क्षेत्र कौन कौन से देखिए, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, शारीरिक होता है, क्रियात्मक होता है, संवेदात्मक होता है, सामाजिक होता है और मानसिक, ये सब होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर देखेंगे। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास के अंतर्गत अंगों जैसे लंबाई, भार, अस्थियाँ, मांसपेशियाँ, स्नायु मंडल तथा आंतरिक अंगों के विकास। ठीक है, शारीरिक विकास गर्भाधान से शुरू होकर विभिन्न अवस्थाओं के रूप से गुजरता है, भिन्न गति से चलता रहता है। लगभग 20 वर्ष की आयु में विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है। जन्मोपरांत शारीरिक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाएं निम्नवत होती हैं। देखिए, जन्म के बाद 2 वर्षों तक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। जन्म जैसे होगा उसके 2 वर्ष तक बहुत तीव्र गति रहती है। 3 से 11 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास की गति मंद जाती है। 3 से लेकर 11 वर्ष। ठीक है, इस बात को याद रखना। देखिए, जन्म से लेकर 2 वर्ष, इस बात को याद रखना। जन्म से लेकर 2 वर्ष जो बच्चा है वो बहुत ही तीव्र गति से बढ़ेगा। ठीक है, और 3 वर्ष की आयु तक शारीरिक विकास की गति क्या हो जाती है, 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु तक शरीर का विकास क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। 11 से लेकर 15, कौन सा 11 से लेकर 15 वर्ष की आयु तक उन्हें तीव्र गति से विकास होगा। तो फिर से उन्हें कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 11 से। ठीक है, एक 2 मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है भैया, एक इंसान था वो 2 हो गया तो ये तो बढ़ेगा ना। तो 11 से लेकर 15 वर्ष, ऐसे थोड़ा सा याद करिए। ठीक है, अगर 16 से 18 वर्ष तक शारीरिक विकास की गति पुनः फिर मंद हो जाती है। 16 से फिर क्या हो जाता है 18, तो इसमें क्या हो जाती है, फिर से मंद बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर समझेंगे। क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक विकास उस शारीरिक विकास को कहते हैं जिसका संबंध बालक के अंदर की क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से होता है। क्योंकि क्रियात्मक विकास से बालक में आत्मनिर्भरता का गुण का विकास होता है। ठीक है, तो क्रियात्मक, मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक, इससे ना बालक के अंदर आत्मनिर्भरता का गुण का विकास होता है। ठीक है, अब संवेगात्मक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास प्राणी के विकास क्रम में संवेगात्मक विकास का भी बहुत अधिक योगदान है। अभी तक इस विषय पर स्पष्टीकरण नहीं हो पाया कि शिशुओं के भीतर संवेगों की उत्पत्ति और विकास का वो किस प्रकार होता है, विद्वानों के लिए विवाद का विषय बना हुआ, किंतु इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि संवेगों की उत्पत्ति जीवन के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, सामाजिक समायोजन में पर्याप्त सहायता के संवेग का अपना महत्व स्थान। संवेग शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक अर्थात लाभदायक तथा नकारात्मक अर्थात हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, हर्ष, प्रसन्नता, दया, सहानुभूति, ममता, करुणा, प्रेम आदि संवेगों को शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक सकारात्मक माना जाए। इसके विपरीत क्या है, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सब आपके नेगेटिव हैं, ये अच्छे नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे सामाजिक विकास। वैसे तो प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज के बिना उसका अस्तित्व भी नहीं है, किंतु बालक के भीतर भी सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति ही उसके एक सामाजिक प्राणी बनाती है। ठीक है, तो देखिए समय देखिए, जन्म के समय बच्चा 2 प्रकार के वातावरण में स्वयं को घिरा हुआ महसूस करने लगता है। ये 2 वातावरण होते हैं, जैसे भौतिक और सामाजिक। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही लेंगे। मानसिक विकास देखेंगे। मानसिक विकास का अर्थ है बौद्धिक क्षमताओं का विकास। इसका बौद्धिक क्षमताओं का विकास जिनके आधार पर कोई भी बालक आयु वृद्धि के साथ अपनी नवीन वातावरण की वस्तुओं का बोध प्राप्त करता है। ठीक है, तो यही जैसे कि प्रारंभ में बालक मूर्त पदार्थों को देखते आते हैं, उनमें सबसे पहले मूर्त पदार्थ जैसे कि माता पिता, खिलौने, घर, कपड़ा आदि यही प्रत्यय निर्मित होते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आते हैं वैसे वैसे उनके प्रत्ययों की संख्या बढ़ने लगती है। अब थोड़ा सा देखें विकास कार्यों का अर्थ एवं परिवर्तन। प्राणी का विकास क्रम शून्य से प्रारंभ होने वाले जीव द्वारा धीरे धीरे विकास क्रम की अवस्था को पार करता है। ठीक है, अंत में प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। वृद्धावस्था प्राणी के जीवन की अंतिम अवस्था है। वृद्धावस्था प्राणी के जीवन की क्या है, अंतिम अवस्था। जैसे जैसे प्राणी विकसित होता है वैसे वैसे वह नित्य नई प्रक्रिया व्यवहारों का प्रदर्शन करने लगता है। ठीक है, तो वृद्धावस्था प्राणी के जीवन की क्या है, अंतिम अवस्था, विकास को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया। तो इसमें पोषण भी होता है, बुद्धि भी होती है, ये सब आपको प्रोवाइड करें। किसी भी बालक के विकास में पोषण नामक प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गर्भाधान की अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत प्राणी आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से भी पोषण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन, जल शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होते हैं। अब बुद्धि, किसी भी बालक की बुद्धि एवं बौद्धिक क्षमता उसके विकास को विभिन्न ढंग से प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों के निरंतर और सफल रूप से किए गए परीक्षण के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि तीव्र बुद्धि बालकों का विकास मंद बुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तरगन ने सर्वप्रथम बालकों के चलने और बोलने की क्रिया का अध्ययन किया
तो बालकों के सबसे पहले चलने और बोलने की क्रिया का अध्ययन किसने किया? बालकों के सबसे पहले चलने और बोलने की क्रिया का अध्ययन टर्गन ने किया। उन्होंने बताया कि प्रखर बुद्धि के बालकों में चलने की क्रिया 11वें महीने में ही प्रारंभ होती है। जो प्रखर बुद्धि के होते हैं उनमें 11 महीने में ही चालू जाती है। मंद बुद्धि बालकों के लिए 30 से 15 महीने में होता है, ठीक है, 30 से 15। और जो प्रखर बुद्धि के होते हैं वो 11 महीने में चलने लगते हैं। ये बात किसने की? टर्गन ने, ठीक है। अन्य वैज्ञानिकों ने भी यही निष्कर्ष निकाला था, ठीक है। ये छोड़ो, इसको कुछ नहीं है, आगे देखें। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मानव शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं जो शरीर के लिए ऐसे स्राव उत्पन्न करती हैं जो उनके शारीरिक मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गले में स्थित पैराथायरॉयड ग्रंथि अस्थि का निर्माण सहायता प्रदान कर शारीरिक विकास में सहयोग देती है। गले में स्थित पैराथायरॉयड ग्रंथि अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान कर शारीरिक विकास में सहयोग देती है। थायरॉयड ग्रंथि ये इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन नामक स्राव करती है, ठीक है, जो शारीरिक और मानसिक विकास में अत्यंत महत्व होता है। थाइमिस और फीनल ग्रंथि की अत्यधिक क्रियाशीलता शरीर का विकास रुक जाता है, ठीक है। तो जिससे बालकों में बचपन अवस्था लक्षण बहुत दिन तक बने रहते हैं। थोड़ा सा देखेंगे प्रजाति, ये इंपॉर्टेंट है। रोग एवं चोट। गर्भकालीन अवस्था से लेकर बाद की अवस्था में बीमारी तथा आघातों का बालक के विकास में प्रभाव पड़ता है। बचपन की गंभीर बीमारियों और मानसिक आघातों का दुष्प्रभाव बालक के शरीर व मानसिक विकास में पड़ता है। तो बस यही ये सब ये देखेंगे। वंशानुक्रमण एवं वातावरण की भूमिका। प्राय लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके बच्चे। इससे तात्पर्य कि प्रत्येक बालक अपने माता पिता से बुनियादी गुण प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो डगलस एवं मोलेट के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में भी सभी शारीरिक बनावट शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमता निहित रहती हैं जिन्हें वह अपने माता पिता पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है। रूथ बेडिकट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है, ठीक है, वंशानुक्रम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया? रूथ बेडिकट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण का नाम है। जिस वर्ष तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हम यहाँ पर देखेंगे वंशानुक्रमण की प्रक्रिया। मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। मानव शरीर का निर्माण 2 उत्पादन कोशिकाओं के परस्पर सहयोग से बनता है। इनमें एक जर्म सेल पिता के स्पर्श से आता है, ठीक है, जर्म सेल। पुरुष स्त्री के प्रत्येक जर्म सेल में 23 गुणसूत्र होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 40 से 100 तक जीन्स होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र में 40 से 100 तक जीन्स होते हैं। यह जीन्स किसी एक गुण का निर्धारण करती है। बालकों में यही जीन्स पहुंचकर उनके माता पिता गुण को समृद्ध करती है। इन जीन्स की समृद्ध प्रक्रिया को ही वंशानुक्रमण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वंशानुक्रमण के नियम। तो बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश का कार्य केवल उत्पादन कोशिकाओं का निर्माण करना है। जो जीव कोशिका बालकों को अपने माता पिता से मिलाता है उसे वह आगामी पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार जीव कोशिका पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, ठीक है। समानता के नियम देखेंगे। समानता के नियम, इस नियम के अनुसार बुद्धिमान का साधारण माता पिता के बालक समान थे। इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से बालक अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। विभिन्नता का नियम देखेंगे। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता जैसे ना होकर कुछ गुणों में भिन्न भी रखते हैं। बालकों के ये गुण माता पिता से आने वाली जीन्स के परस्पर समागम से उत्पन्न होते हैं। प्रत्यागम का नियम, कभी कभी बालकों में अपने माता पिता के विद्युत गुण भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए बहुत प्रभावशाली प्रतिभा संपन्न माता पिता के बालकों में कुछ स्तर की प्रतिभा दृष्टिगोचर नहीं होते। इसे ही प्रतिमागम नियम कहते हैं, ठीक है। इस बात को भी याद रखना। इस नियम के 2 प्रमुख कारण माता या पिता में किसी एक जीन्स में अत्यधिक दुर्बलता पाया जाना, ठीक है। माता या पिता में किन्हीं एक गुणों के दुर्बल जीन्स का पाया जाना, इसकी वजह से ये सवाल आता है, ठीक है। अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान में नहीं पहुँचते। यदि लेमार्क ने इस नियम का प्रतिपादन किया था तथा प्राणियों के विकास क्रम से जीराफ का उदाहरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। किसने? लेमार्क ने। मेडल का नियम, इस नियम का प्रतिपादन चेकोस्लोवाकिया के प्रसिद्ध पादरी, ठीक है, तो गेरगर जॉन मेडल ने इस नियम के अनुसार जब बड़े शंकर अपने मातृ पितृ उत्पादक कोशिकाओं का निर्माण करते तो वे गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकार को जन्म देते हैं। उसने मेटल के दोनों पौधों तथा चूहे सफ़ेद व काले का प्रयोग करके निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए थे, ठीक है। अधिगमकर्ता बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अधिगमकर्ता के व्यवहार पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। वातावरण कार्यक्रम करना, हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल अथवा परिवेश है वह हमारा वातावरण है। अतः वातावरण में उन सभी बाहरी तत्वों को शामिल किया जाता है जो बालक के जीवन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। बालक को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार से अधिगम करता देखिए, ये होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं, थोड़ा सा इधर समझेंगे। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। बालक गतिशील प्राणी है। इसमें होने वाले परिवर्तन शारीरिक अभिवृद्धि तथा परिपक्वता के रूप में प्रकट होते हैं। प्राणी में अनवरत होने वाले परिवर्तन ही विकास है। यह परिवर्तन जन्म पूर्व गर्भधारण से लेकर जीवन पर्यंत किसी न किसी रूप में चलता रहता है। वर्तमान काल में विकासात्मक मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान,
ठीक है, को बाल विकास भी कहा जाता है। इस विषय के अंतर्गत जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्रियात्मकता, भाषा विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान को बाल विकास भी कहा जाता है। बच्चे कैसे सीखते हैं? सोचना, थिंकिंग एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो प्रत्यक्षीकरण एवं स्मृति पर ही निर्भर रहती है। संकल्पना सोचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बाल के सामने अनेक समस्याएं, वस्तुएं, दृश्य, परिदृश्य, घटना और दृष्टिगोचर होती रहती है। तो सोचना एक क्या संज्ञानात्मक प्रक्रिया, इस बात को याद रखना। प्रत्यक्षीकरण सोचने एवं सीखने का प्रमुख आधार है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण क्या है? सोचने एवं सीखने का प्रमुख आधार है। बच्चे किसी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर ज्ञान का संचय करते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इधर समझेंगे। तत्परता की कमी, जब बच्चे सीखने के लिए अपने को तैयार रखते हैं तो ऐसी स्थिति में पढ़ाए जाने वाले विषय को शीघ्रता से सीख लेते हैं और उन्हें अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। बहुत से बच्चों में सीखने की इच्छा में कमी पाई जाती है। यही कमी जब विद्यालय स्तर पर होती है तो बच्चे पढ़ाए जाने विषय का अथवा ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाते और उनका विद्यालय प्रदर्शन कमजोर होता है, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालय उपलब्धि में असफल हो जाते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक गुणवान शिक्षक के ऊपर निर्भर करती है। गुणवत्ता जो पूर्ण शिक्षा है वो एक गुणवान शिक्षक के ऊपर निर्भर करती है। चाहे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों विषम परिस्थितियों में सीखने का उत्तम कर रहे हैं, चाहे शिक्षक आज के ऊपर सर्वोत्तम आधुनिकतम उपकरण से सुसज्जित कक्षा में हो, चाहे वह विद्यार्थी के छोटे से समुदाय के साथ हो, फिर भी टीवी पर चल रहे पाठ का संचालन कर रहा है या फिर पूर्णतः एक नियतकालीन कार्यक्रम की एक पुस्तक के रूप में हो। हर स्थिति में यह स्पष्ट है कि बेहतर शिक्षण एक बेहतर शिक्षक द्वारा बेहतर शिक्षा प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। जब एक बेहतर शिक्षक होगा तो बेहतर शिक्षा मिलेगी। ठीक है, ये बात है दोस्तों। अब थोड़ा सा देखेंगे। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। प्रत्येक व्यक्ति शिशु के रूप में कुछ जन्मजात प्रवृत्ति लेकर जन्म लेता है। यह प्रवृत्ति उसके प्रारंभिक प्रतिक्रिया की दिशा निर्धारित करती है। बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखिए। सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर आरंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। व्यक्ति में निरंतर व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारे समक्ष नई नई समस्याएं एवं चुनौतियां आती रहती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें हमेशा सीखने की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चों के समक्ष भी उनकी समस्या आती है तथा उनका समाधान उन्हें स्वयं ढूंढना होता है। बच्चों को समस्या समाधान के योग बनाने के लिए आवश्यक है कि उनके व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक पूर्ण का समृद्ध विकास किया जाए। दोस्तों ठीक है। संज्ञान एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया। संज्ञान एक सामान्य मानसिक प्रक्रिया है जिसमें स्मरण, प्रत्यक्षण, चिंतन, भाव आदि क्रिया निहित होती हैं। व्यक्ति का वातावरण व्यक्ति के लिए विभिन्न आवश्यकताओं का निर्माण करता है। शिक्षण एवं अधिगम के मुख्य बिंदु। पाठ को असंबंधित सूचनाओं के टुकड़ों के स्थान पर बड़े विचार के साथ नए सिरे से पुनः तैयार करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बच्चों को वह स्मृति मिलती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे पानी को कैसे साफ रखें। इस प्रकार से कुछ कहा है कि थोड़ा सा इसे पूरा पढ़ते हैं, जिससे वे नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सहेंगे। एक बड़ा विचार इस प्रकार का हो सकता है। पानी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके लिए विषय इस प्रकार निर्धारित की जाए कि आज हम सीखेंगे पानी को कैसे साफ रखें। ठीक है, ऐसे तो इस प्रकार से हम देते रहते हैं। विश्लेषण समझने या समझाने, व्यक्त करने के लिए किस चीज़ को ध्यानपूर्वक और विस्तार से सोचने की क्रिया को विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, संश्लेषण यह एक विभिन्न पदों के साथ मिलाने की प्रक्रिया के अंतर्गत तथ्य, विवरण, सूचना आदि को ठीक से व्यवस्थित कर उसे एक रूप में प्रस्तुत करना सम्मिलित है। इससे बालक में समझ जानकारी को खोजने की प्रेरणा का विकास और बिखरे ज्ञान को समेकित करने की कला का विकास होता है। मूल्यांकन देखिए, यह संज्ञान का अंतिम पक्ष है। मूल्यांकन किसी वस्तु के महत्व, मूल्य और गुणवत्ता के लिए किए गए अच्छे और बुरे लक्ष्यों के आधार पर ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद लिया गया निर्णय है। बालकों में शारीरिक, सामाजिक विकास के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। संज्ञानात्मक विकास से हमारा तात्पर्य ऐसे क्रियाओं से जिनमें चिंतन, चिंतन और समस्या का हल नहीं होता। मोटे तौर पर संज्ञान के अंतर्गत मुख्य 3 बातें क्रमशः जानना, समझना और छानबीन करना निहित होता है। संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इवियोर नामक शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है संवेग, भड़क उठना या उत्तेजित होना। इमोशंस, ठीक है, संवेग का अर्थ है भड़क उठना या उत्तेजित होना। इमोशंस तो सुना पर इसका हिंदी नहीं पता था। संवेग इसका अर्थ है भड़क उठना या उत्तेजित होना। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। परिभाषा देखेंगे थोड़ा सा। प्रो एवं प्रो के अनुसार देखिए, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा, कल्याण के लिए कार्य करता है। गुणवत्ता के अनुसार संवेग प्राणी की उत्तेजित तथा तीव्र अवस्था है। तो बस यही सब। संवेगों के प्रकार। मैकडूगल ने स्पष्ट किया कि संवेगों का संबंध प्रवृत्ति से होता है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए थे? 14। कितने बताए थे? 14 बताए थे। ठीक है, 14 बताए थे। तो सबसे पहले भय, फिर घृणा। ठीक है, उसके बाद क्रोध,
उसके बाद वात्सल्य, करुणावत, आश्चर्य, भूख, आत्माभिमान, आत्महीनता, कामुकता, एकाकीपन, प्रतिभाव, अधिकार भावना, आमोद, ये सब संवेग हैं। कितने समय बताए? 14 बताए। किसने बताया? मैकगल ने बताया था। ठीक है। अब संवेगों की विशेषता। संवेगों में तीव्रता पाई जाती है, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, संवेग परिवर्तनशील होते हैं, संवेग में व्यापकता होती है, विभिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, संवेगों में दुख या सुख की भावना होती है, विचार शक्ति का लोभ होता है इसमें, संवेग एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है, संवेग मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, संवेग मानसिक दशा में परिवर्तन करते हैं, संवेग आंतरिक बाहर शारीरिक परिवर्तन करते हैं, संवेग क्षणिक और अस्थायी होता है। ठीक है। अब अभिप्रेरणा को महत्व को समझते हुए कहा गया कि अभिप्रेरणा शिक्षण का महापथ है। तो अभिप्रेरणा शिक्षण का क्या है? महापथ। अभिप्रेरणा 50% शिक्षण है। तो जो अभिप्रेरणा है वो 50% क्या है? शिक्षण है दोस्तों। ठीक, इस बात को याद रखना। देखिए, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन शब्द के प्रति लैटिन भाषा के मोटिवेशन है, जिसका अर्थ है सक्रिय करना या गतिशील करना, सक्रिय करना या गतिशील करना। अभिप्रेरणा का कारण व्यक्ति गतिशील होता है। ठीक है। प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है प्रेरणा के शाब्दिक अर्थ के अनुसार प्रेरणा का तात्पर्य किसी ऐसी उत्तेजना से जिसका कारण कोई व्यक्ति व्यवहार या प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। उत्तेजना यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हमारा व्यवहार आधारित होता है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। देखो, प्रेरणा का तात्पर्य उस आंतरिक उत्तेजना से जो व्यक्ति व प्राणी को कोई क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित या प्रोत्साहित करता है। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है। बस मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मैस्लो ने यह सुझाव दिया था कि प्राणी अपनी आवश्यकताओं को निश्चित क्रम में संतुष्ट करते और व्यक्ति में कोई आवश्यकता तक बनी रहती है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन का सिद्धांत किसका? मैस्लो का। ठीक है।